अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ तनवीर और डिड मीडिया यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलें स्ट्रेट में हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हम अपने लास्ट लेक्चर की एंडिंग से स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिसके ऊपर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शदीद एतराज़ात उठाए और इस तरीके से कांग्रेस को भी ये चीज़ें मंजूर नहीं थी। अब ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा देखा जाए तो तंग आ चुके थे। वो कहते थे कि हम जो भी नई चीज़ लेके आते हैं उसके ऊपर ये जो है इंडियंस, इनको कोई ना कोई एतराज़ होता है। लिहाजा ये है कि अब किसी तरीके से कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो है इनके एतराज़ात दूर करवाए जा सके। उस वक्त 1937-39 के अंदर वो कहते हैं कि बरसगीर के अंदर ना अब इलेक्शंस करवाए जाते हैं। इलेक्शंस से ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि देखा जाए कि बरसगीर का रियल रिप्रेजेंटेटिव कौन है। देखा जाए तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव कहती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव कहते थे। दोनों का एक नारा था कि वी आर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव। कांग्रेस का नारा था वी आर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव इन ऑल इंडिया एंड, और जबकि मुस्लिम लीग का नारा था कि वी आर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल माइनॉरिटीज़ लिविंग इन द सब कॉन्टिनेंट। तो जब ये प्रोविंशियल लेवल के ऊपर 1937-39 के इलेक्शंस होते हैं तो ये इलेक्शंस होते हैं 11 प्रोविंसेस के अंदर। 11 प्रोविंसेस के अंदर ये इलेक्शंस होते हैं और हम देखेंगे कि दोनों का नारा ही कि हम ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे कांग्रेस हो गई चाहे मुस्लिम लीग हो गई, इस दोनों के नारा, दोनों ने के स्लोगन को ही हालात ने इस चीज़ को गलत साबित किया। पंजाब के अगर अंदर हम इलेक्शन की बात करें तो टोटल 175 सीट्स थी, जिनमें 86 सीट रिज़र्व की गई थी मुस्लिम्स के लिए, और मुस्लिम लीग इसके अंदर से सिर्फ 86 में से 2 सीट ही हासिल कर पाई और कांग्रेस यहाँ से कोई सीट भी हासिल नहीं कर पाई थी। सिंध के अंदर जो होती कांग्रेस ने मतलब कि अपनी गवर्नमेंट बनाई और उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। ऐसे असम के अंदर पहले मुस्लिम लीग ने गवर्नमेंट बनाई लेकिन मुस्लिम लीग जो थी निज़ाम को अच्छे तरीके से ना चला पाई, जिसकी वजह से दोबारा से गवर्नमेंट वहाँ पर कांग्रेस ने वहाँ के मतलब इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाकर कांग्रेस ने गवर्नमेंट बना ली थी। असम के अंदर भी NWFP के अंदर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पहले, फिर बाद में मुस्लिम लीग ने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। इस तरीके से बंगाल की अगर बात की जाए तो मुस्लिम अलाइंस विद किसान पार्टी, मुस्लिम लीग की वहाँ पर कोई वाज़ेह मेजॉरिटी नहीं थी, उन्होंने वहाँ पर मौजूद किसान पार्टी के साथ मिलकर वहाँ पर गवर्नमेंट बना ली थी। लेकिन अगर ओवरऑल मेजॉरिटी की बात की जाए तो कांग्रेस ओवरऑल ज़्यादा सूबों के ऊपर मिसाल के तौर पर इनकी गवर्नमेंट आ जाती है। तो इस तरीके से सेंटर लेवल पर के ऊपर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस जो होती है वो गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाती है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो वो मुसलमानों को एक किस्म का उनकी कांग्रेस की असलियत भी खुलकर सामने आ जाती है। मुसलमानों को बहुत बुरे तरीके से उनको हर महाज के ऊपर टीज़ किया जाता है, उनको तंग किया जाता है, उनके आप कह सकते हैं कि जायज़ मुतालबात भी एक्सेप्ट नहीं किए जाते क्योंकि सेंट्रल लेवल के ऊपर तो उनकी गवर्नमेंट आ चुकी होती है। तो इसी तरीके से वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ यानी कि जैसे वर्किंग कमेटी भी बना देते हैं। वर्किंग कमेटी के ऊपर अंदर तमाम उनके अपने ही जो होते हैं मेंबर्स वो ऐड होते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरीके से कोटा सिस्टम को वो ख़त्म कर देते हैं। कहते हैं कि किसी किस्म का किसी भी पार्टी का कोई कोटा नहीं होगा, मेजॉरिटी की बेस के ऊपर भी डिसीजन लिए जाएंगे। विद्या मंदिर स्कीम, उन्होंने एक ऐसी स्कीम मतलब कि मुतारफ़ करवाते हैं कि अगर किसी कॉलेजेस में या स्कूल्स में अगर जगह ना हो
تو مندروں کے اندر بھی وہ مطلب کہ بچوں کو تعلیم دی جا سکتی ہے. اس کے اوپر مسلمانوں کو شدید اعتراض ہوتا ہے. مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے بچے، کیونکہ ہم تو آپ کے مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں، جب ہم آپ کے مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں تو ہمارے بچے آپ کے اسکولوں میں یا آپ کے مندروں کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. آگے وہ اسٹینڈرڈائزڈ ایجوکیشن سسٹم کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پورے برصغیر کے اندر ایک ہی ایجوکیشن سسٹم کو متعارف کروایا جائے گا، یعنی کہ تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں برصغیر کے وہ ایک ہی ٹیکسٹ بک کو ریڈ کریں گے. اس کے اوپر مسلمانوں کو بڑا شدید اعتراض ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو مذہبی رسومات، ہمارے بیسک ہیومن رائٹس، ہمارے رول آف لا، ہمارے بیسک پرنسپلز آپ سے ڈیفرنٹ ہے، تو ہندو اور مسلمان کیسے ایک ہی مطلب کہ وہ ٹیکسٹ بک کو ریڈ کر سکتے ہیں. ایسے ہی وہ اپنا نیشنل اینتھم بھی بنا لیتے ہیں. اپنا ایک قومی ترانہ ہوتا ہے جس کے اندر مسلمانوں کے مذہب کو لے کر مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی توہین کی جاتی ہے، جسے بندے ماترم ترانہ ہوتا ہے. تو یہ اکثر جب بھی اسکولوں کے اندر اسمبلی ہوتی ہے، اسمبلی کے اندر یہ ترانہ مطلب کہ بجایا جاتا ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے. تو یہ مسلمانوں کا ایک قسم کا مسلمان اسٹوڈنٹس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو نیچا دکھانے کے لیے اور ان کو کم تری انفیریٹی کا احساس دلانے کے لیے بھی یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. وہ اپنا ایک فلیگ بھی بنا لیتے ہیں، الگ جھنڈا بنا لیتے ہیں جی. اس کے اوپر بھی مسلمانوں کو شدید اعتراض ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے جھنڈے کے اندر تو سبز ایک ہلال کا نشان ہوتا ہے، لیکن یہ آپ نے اپنی طرف سے جھنڈا بنا لیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کانگریس کا جھنڈا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ برصغیر کے اندر آل کمیونٹیز کا جھنڈا ہے. تو آج کا لیکچر ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. رائٹ یور کویسچن ان کمنٹ باکس. hit the right subscribe button if you haven't yet. Stay tuned and Allah Hafiz.